हाय गाइस। इस लेक्चर में हम नेटवर्क थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि आपके आने वाले अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है ये इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, जो कि ट्रांसमिशन पैरामीटर दिया हुआ है। ए और सी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 3 दी है। तो सपोज कर देखिए, जो बेसिक एबीसीडी पैरामीटर्स होते हैं उनकी जो इक्वेशन होती है वो होती है V1 बराबर AV2 प्लस BI2 और I1 बराबर CV2 प्लस DI2। और जो बेसिक नेटवर्क होता है ना ट्रांसमिशन का पैरामीटर का, वो कुछ ऐसा होता है। ये इनपुट में वोल्टेज ये V1 और इनपुट में आने वाली करंट I1, और यहाँ पे जो वोल्टेज होता है आउटपुट साइड में V2 और आउटगोइंग करंट I2 होता है। इस नेटवर्क के लिए ये ABCD पैरामीटर के लिए ये इक्वेशन ट्रू होती है। बट इस क्वेश्चन में देखिए, तो यहाँ पे जो आउटपुट में करंट है वो इनवर्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये इनपुट में सपोज करिए करंट I1 है और यहाँ पे वोल्टेज V1 और ये वोल्टेज हमारा V2 है। तो यहाँ पे देखिए, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या लेना होगा, इस इक्वेशन में -I2 लेना होगा। तो इसलिए यहाँ पे इस सर्किट से V1 बराबर हम क्या लिखेंगे, AV2 प्लस BI2 की जगह हमको -I2 लेना होगा, दैट इज इक्वेशन 1। एंड I1 बराबर CV2 प्लस D -I2 लेना होगा। और देखिए, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है इनपुट इम्पीडेंस। तो इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, इसमें बहने वाली करंट I1 है और इसके इनपुट में वोल्टेज V1 है। तो इसका जो वोल्टेज रेशियो होगा V1 बाई I1 का जो रेशियो होगा वही तो इनपुट इम्पीडेंस होगा। तो इसका मतलब हमको V1 बाई I1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल है V2 और I2, इसका मतलब हमको इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ से हम केवीएल ऐसे लगा सकते हैं। तो यहाँ से केवीएल जब लगाएंगे तो यहाँ पे V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10I2 आ जाएगी। तो इन दोनों 1 और 2 में ये वाला इक्वेशन पुट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, AV2, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू V2 की वैल्यू -10I2, B की वैल्यू देखिए तो 2 है, +2 -I2, ठीक है। और यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 बराबर CV2, C की वैल्यू 1 इंटू V2 दैट इज -10I2 प्लस D की वैल्यू 3 -I2। तो ये इक्वेशन 3 हो गया और ये इक्वेशन 4 हो गया। इनका रेशियो ले लेंगे। तो यहाँ से V1 बाई I1 बराबर क्या आ जाएगा, अ, यहाँ से देखिए तो -10I2 और -2I2, -12I2 हो गया डिवाइडेड बाई, और ये -10I2 और -3I2, -13I2 हो गया। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 12/13। और V1/I1 क्या है, यही तो जेड इन है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जेड इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/13 होगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर द कैपेसिटेंस मेजर्ड बिटवीन द टर्मिनल बी एंड वाई विल बी। तो ये टर्मिनल बी है और ये टर्मिनल वाई है, इनके बीच में क्या कैपेसिटेंस होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली ये तीन कोर हैं, आर, वाई और ये बी। तो ये जो आर वाला पॉइंट है यहाँ पे देखिए, तो ये जो आर वाला पॉइंट है ये यहाँ से देखिए तो ये ऐसे आकर के ग्राउंड से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, ग्राउंडेड होगा। तो यहाँ पे मैं इसका सिंप्लीफाइड, मैं इसका एक और डायग्राम बना दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए, तो ये है सी 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 सी, ये ये जो नोड है आर है, ये बी है और ये क्या है, वाई है, और ये ग्राउंडेड है, ठीक है। ये ग्राउंडेड है, ठीक है। अब यहाँ से इस बी वाले पॉइंट से सी एस कनेक्टेड है और ये भी ग्राउंडेड है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ से भी वाई से भी सी एस कनेक्टेड है, वाई से भी सी एस कनेक्टेड है और ये भी ग्राउंडेड है। इसका मतलब हम अब ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ग्राउंड वाले, हम किसी भी इनको एक पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। ये तीनों को हम एक पॉइंट पे कनेक्ट करके हम यहाँ पे इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेंगे। तो हमको बी और वाई के बीच में कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो ये हमने बी और वाई के बीच का टर्मिनल निकालिए, ये बी हो गया
और ये वाई टर्मिनल हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ से ये सी एस है यहाँ पे, ठीक है, और ये सी सी ये वाला, ये इससे ग्राउंड से आकर के इसके पैरेलल में कनेक्ट होगा, तो ये आपका सेम इसके पैरेलल में आके ग्राउंडेड है, तो ये भी इसके पैरेलल में आ जाएगा, तो ये सी सी है, ठीक है, ये सी सी हो गया। और इसी तरह से ये वाला जो वाई टर्मिनल पे सी एस है, ये ग्राउंडेड है, और ये सी सी ये भी ग्राउंड से आकर के इसके पैरेलल में कनेक्ट होगा, दैट इज सी सी। तो ये दोनों, अब ये दोनों ग्राउंड को हम एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये जो कैपेसिटर क्या जब पैरेलल में होते हो तो एज ए सीरीज रजिस्टर बिहेव करते हैं, तो उस हिसाब से देखें तो इसकी जो वैल्यू, इस नेटवर्क की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी सी एस प्लस सी सी प्लस सी एस हो जाएगी, दैट इज सी सी प्लस सी एस हो गई। और इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, सी सी प्लस सी एस। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे आपका ये आपका बी हो गया, ये वाई हो गया, तो ये ऐसे हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना सकते हैं। तो ये सी सी प्लस सी एस हो गया, और ये सी सी प्लस सी एस हो गया। अब देखिए तो इसमें इसमें अगर आप देखें तो ये जो पार्ट है, अब ये दोनों कैपेसिटर क्या हो गए, सीरीज में हो गए विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम बी और वाई से देखें तो ये दोनों रजिस्टर क्या कैपेसिटर क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो दो इक्वल कैपेसिटेंस है, तो इसका इक्वलेंट क्या हो जाएगा, सी बाई टू, दैट इज सी एस प्लस सी सी बाई टू हो जाएगा। इसका मतलब अब सिंप्लीफाइड सर्किट क्या हो जाएगा, अगर ये आपका बी है, ये वाई है, और इनके बीच का जो कैपेसिटेंस था, ये कैपेसिटेंस सी सी था, ये सी सी कैपेसिटेंस था, तो यहाँ पे सी सी हो गया। और इसके पैरेलल में आपका ये सी एस प्लस सी सी बाई टू हो गया। तो यहाँ से हमको इनके बीच का कैपेसिटेंस बताना है, इनके बीच का हमको कैपेसिटेंस बताना है, दैट इज सी वी वाई। बी और वाई के बीच का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी सी प्लस सी एस प्लस सी सी बाई टू। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये टू सी सी प्लस सी एस प्लस सी सी बाई टू। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, थ्री सी सी प्लस सी एस बाई टू। तो यहाँ से सी बी वाई की वैल्यू क्या आ रही है, थ्री सी सी प्लस सी एस बाई टू। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो सी ऑप्शन मैच हो रहा है, सी एस प्लस थ्री सी सी बाई टू, तो उस ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सी एस प्लस थ्री सी सी बाई टू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए तो इसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ पे 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो मैं अगर इसको ग्राउंड मान लूँ, अगर मैं इसको ग्राउंड मान लूँ, ये वाला पॉइंट को हम ग्राउंड मान लें, दैट इज 0 वोल्ट, तो इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। और इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। ओके, तो अब सपोज कर लीजिए कि इसमें हमको आर को फाइंड आउट करना है, सपोज के लिए इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई हो रही है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज अगर 100 है तो इस पॉइंट का भी वोल्टेज कितना होगा, 100 होगा। और यहाँ पे 40 है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, 40 ही होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया, 100 माइनस 40 बाई आर, दैट इज 60 बाई आर। इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। अब देखिए, अब इस आई को फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ का करंट पता होना चाहिए, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। सपोज कर लीजिए इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो अब उस I2 को फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ का वोल्टेज पता होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ का वोल्टेज V है, और यहाँ पे मैं नोडल लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से जो तीनों जो करंट है वो आउटगोइंग है, ठीक है, आउटगोइंग है। तो यहाँ से आउटगोइंग करंट सपोज करिए ये आई एक्स, आई वाई, आई जेड। तो अगर इस पे नोडल लिखें, नोडल, तो ये आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड इक्वल टू 0 होगा। तो आई एक्स वाली करंट कितनी हो जाएगी, V माइनस 100/14 प्लस आई वाई बराबर कितना हो जाएगा, V/2 प्लस आई जेड की करंट कितनी हो जाएगी, V माइनस 40/1 इक्वल टू 0। यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 लेने एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से V माइनस 100 और प्लस
7V प्लस यहाँ से 14V माइनस 14 चौका 56 560 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लीजिए 7V और 14 21V और प्लस V 22V। तो यहाँ से कितना आ गया ये 22V और 100 प्लस 560 ये कितना हो जाएगा 660 वोल्ट। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ गई 660 बाई 22। तो यहाँ से देख लीजिए तो V की वैल्यू आएगी 30 वोल्ट। तो यहाँ से हमने V की वैल्यू ये जो वोल्टेज है ये कितना आ गया 30 वोल्ट। तो अब ये हम I2 वाली करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब सॉरी यहाँ से अगर देखें तो अब I2 की यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगी I2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 100 माइनस वी 100 माइनस वी बाई 14। तो यहाँ से देखिए 100 माइनस वी की वैल्यू यहाँ से देखिए तो 30 आई है बाई 14 दैट इज 70 बाई 14। तो ये 5 बार में कट जाएगा 14 25 70 होता है। तो यहाँ से I2 बराबर कितना आ गया 5 एम्पियर आ गया। I2 की वैल्यू इसमें मतलब ये I2 में कितनी करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर फ्लो हो रही है। तो ये I इस पे अगर हम KCL लगाएं KCL एट नोड मान लीजिए ये नोड ए है एट नोड ए। तो इस पे KCL जब लिखेंगे तो इनपुट में करंट कितनी आ रही है 10 एम्पियर। तो 10 और आउटगोइंग करंट है I2 और ये है I प्लस I। ठीक है। तो यहाँ से 10 बराबर I2 की वजह यहाँ से कितनी है 5 तो प्लस I। तो I की वैल्यू कितनी आ गई 5 एम्पियर आ गई। तो ये वैल्यू हमको इसमें पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी है आपकी ये I की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो R की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से R बराबर कितना आ जाएगा 60/5। तो ये कितना आ जाएगा 12 ओम आ जाएगा। ठीक है। ये आपका 12 ओम इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो R की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 12 ओम। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है। इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इन द नेटवर्क ऑफ फिगर द करंट इन 25 ओम। तो इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए तो बेसिकली यहाँ पे एक नोड है यहाँ पे 3 जंक्शन है यहाँ पे भी 3 जंक्शन है तो ये भी एक नोड फॉर्म करेगा। ये भी एक जंक्शन है ये भी एक नोड फॉर्म करेगा और ये भी एक जंक्शन है तो ये भी एक नोड फॉर्म करेगा। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये ए है ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो इसका मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम यहाँ पे बना दे रहा हूँ सो दैट समझने में काफी इजी होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि हमको ये ए बी में करंट बतानी है तो उसको मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ ए और बी और ये सी और डी है तो सी को मैं यहाँ पे बना लिया और ये डी को मैंने यहाँ पे बना लिया। अब देखिए ए और बी के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है 25 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और यही हमको बतानी है 25 ओम। इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है ये यही हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए ए और सी के बीच में 20 ओम है तो ए और सी के बीच में हमने 20 ओम कनेक्ट कर दिया। अब देखिए सी और बी के बीच में 80 ओम है तो हमने 80 ओम कनेक्ट कर दिया। अब ए और डी के बीच में देख लेते हैं तो ए है और ये डी है ए और डी के बीच में 10 ओम है तो यहाँ पे हमने 10 ओम कनेक्ट कर दिया। बी और डी के बीच में देखिए तो बी और डी के बीच में 40 ओम है ये आपका 40 ओम है। और देखिए सी और डी के बीच में 100 वोल्ट से यहाँ पे 100 वोल्ट कनेक्टेड है। इसका मतलब ये सी और डी इनके बीच में देखिए तो यहाँ पे 100 वोल्ट कनेक्टेड है और हमको बताना कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे देखिए तो ब्रिज बैलेंस है आपका ये 20 और 40 तो 20 इंटू 40 इक्वल टू 80 इंटू 10। तो देखिए तो ये भी 800 है और ये भी 800 है। इसका मतलब ब्रिज क्या है आपका ये बैलेंस ब्रिज है बैलेंस ब्रिज है आपका। जब ब्रिज बैलेंस होगा तो यहाँ का पोटेंशियल वीबी और वीए का पोटेंशियल सेम होगा इसलिए इसमें बहने वाली करंट क्या होगी 0 एम्पियर होगी।
तो इसलिए इसका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उसको देख लेते हैं। तो उस हिसाब से देखिए तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसका 0 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए लॉन्ग यूनिफॉर्म कॉइल ऑफ इंडक्टेंस एल हेनरी। तो एक लॉन्ग यूनिफॉर्म कॉइल है जिसका इंडक्टेंस एल हेनरी है और इससे एसोसिएटेड रेजिस्टेंस है वो आर ओम का है, इस फिजिकली कट इनटू, उसके बाद इसको टू एग्जैक्ट हाफ में कट किया गया। ठीक है, विच आर रीवाउंड इन पैरेलल, और जब इनको इक्वली इक्वल हाफ में कट किया गया तो उसके बाद इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशंस आर। तो जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उनका कॉम्बिनेशन का कितना रेजिस्टेंस होगा और कितना इंडक्टेंस होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए केस वन में कह रहा है कि एक कॉइल है जिसका अपना रेजिस्टेंस है आर और इंडक्टेंस है एल। तो इस समय इम्पिडेंस जो होगा आर प्लस जे ओमेगा एल होगा। कह रहा कि इसको दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया है। दो इक्वल पार्ट में कट करने का मतलब है कि ये R/2 हो गया और ये L/2 हो गया, इस और इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। तो ये R/2 हो गया। ठीक है, और L/2 होने का मतलब है कि इसका इम्पिडेंस कितना हो गया, जे ओमेगा L/2 हो गया। और फिर सिमिलरली इसका इक्वल हाफ वाला भी इसके पैरेलल में है, दैट इज R/2 जे ओमेगा L/2। ठीक है, तो इसका इक्वलेंट जो इम्पिडेंस आएगा, तो ये पूछ रहा है कि इसका जो टोटल कॉम्बिनेशन होगा, द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इसका जेड आर इक्वलेंट और जेड इक्वलेंट कितना होगा, सॉरी एल इक्वलेंट कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है एज पर गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ से सपोज कर लीजिए ये जेड, देखिए ये जेड बराबर आर प्लस जे ओमेगा L/2 लिखेंगे इसको, और ये जेड बराबर कितना हो जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा L/2। तो यहाँ से जेड इक्वलेंट कितना हो जाएगा आपका, जेड इक्वलेंट बराबर दो इम्पिडेंस पैरेलल में, तो टोटल इम्पिडेंस Z/2 हो जाएगा, दैट इज आर प्लस जे ओमेगा L/2 इंटू टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दैट इज R/4 प्लस जे ओमेगा L/4। और इस जेड इक्वलेंट को हम लिख सकते हैं आर इक्वलेंट प्लस जे इक्वलेंट। ठीक है, तो इस जे इक्वलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वलेंट प्लस जे ओमेगा एल इक्वलेंट बराबर R/4 प्लस जे ओमेगा L/4। तो यहाँ से देखिए अगर इसका रियल पार्ट कंपेयर करें तो आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी है आपकी, R/4 है, और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो ये तो जे ओमेगा दोनों कॉमन है, और एल इक्वलेंट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, L/4 हो जाएगी। तो एल इक्वलेंट बराबर L/4 होगा, तो उस हिसाब से आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द इंटरकनेक्शन ऑफ ए आइडियल सोर्स सोन इन फिगर। तो ये आइडियल सोर्स का इंटरकनेक्शन है जो कि दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। इट इज नोन दैट, कह रहा है कि इट इज नोन दैट दी 60 वोल्टेज सोर्स इज एब्जॉर्बिंग द पावर। जो 16 वोल्टेज सोर्स है वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ करेंट सोर्स आई। तो ये इसकी करंट की क्या वैल्यू होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन में जो डेटा दिया है कि ये जो 60 वोल्ट है वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये अगर 60 वोल्ट पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब जो करंट इसमें बहेगी वो इसके प्लस टर्मिनल से इंटर करेगी। मैं इसको कंसिडर कर ले रहा हूँ कि ये जो करंट है, ये जो करंट है इसको मैं IS मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये पावर एब्जॉर्ब कितना आ जाएगा, यहाँ से P एब्जॉर्ब बराबर IS इंटू 60 वाट, यही तो होगा, IS इंटू 60 वाट होगा। तो ये पावर एब्जॉर्ब हो गया। अगर यहाँ पे इस नोट पे मैं KCL लिखूं तो देखिए यहाँ पे 12 एम्पियर है, इसका मतलब यही 12 एम्पियर ऐसे फ्लो होते हुए
यहाँ पे 12 एम्पियर आएगी और यहाँ से IS जा रहा है और यहाँ पे देखिए तो ये I वाला ऐसे करंट फ्लो रहा है, तो इसमें KCL आप लिखें तो 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I प्लस IS होगा। तो यहाँ से IS की वैल्यू क्या आएगी, 12 माइनस I होगी। और देखिए पावर को एब्जॉर्ब कराना है तो IS हमेशा प्लस टर्मिनल से इंटर होना चाहिए। इसका मतलब फॉर पावर एब्जॉर्ब बाय 60 वोल्ट IS शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव करंट होनी चाहिए तब ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा। और IS की वैल्यू इस इक्वेशन से देखिए, क्योंकि हमको I फाइंड आउट करना है इसलिए मैंने इसका रिलेशन I के फॉर्म में निकाला है। तो यहाँ से IS की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि IS की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तब ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ से IS की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 12 माइनस I शुड बी ग्रेटर देन 0। या जब हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I माइनस 12, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो इसकी इनक्वालिटी चेंज हो जाती है और फिर ये लेस देन 0 होगा। तो यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो I की वैल्यू लेस देन 12 एम्पियर होगी। I की वैल्यू लेस देन 12 एम्पियर होगी। तो लेस देन 12 एम्पियर में एक ऑप्शन है, देखिए ये 12 से ज्यादा है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी 12 से ज्यादा है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी 12 से ज्यादा, एक ऑप्शन है जो कि 12 से कम है। इसका मतलब जब तक I की वैल्यू 12 से कम होगी तब तक ये करंट सोर्स पावर को एब्जॉर्ब करता रहेगा। देखिए यहाँ पे जब तक यहाँ पे I की वैल्यू इस इक्वेशन में 10 रखोगे तो IS की वैल्यू क्या आएगी, 2 एम्पियर आएगी, पॉजिटिव आएगी। तब भी पावर कितना ऑब्जर्व करेगा, 16 टू 2 120 वाट पावर ऑब्जर्व करेगा। 11 का रखोगे तो 16 टू 1 60 वाट एब्जॉर्ब करेगा। 12 रखोगे तो 0, जैसे ही 12 से ऊपर गए करंट, जैसे ही 12 से ऊपर जाएगी, यहाँ पे मान लीजिए 13 आई की वैल्यू पुट करोगे तो IS की वैल्यू पलट जाएगी, मतलब IS उल्टा हो जाएगा और ये पावर डिलीवर करने लगेगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि पावर एब्जॉर्ब करना है तो I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 12 होनी चाहिए। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो लेस देन 12 है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द सर्किट शोन एबव द शॉर्ट सर्किट करंट गेन I2 बाई I1 कितना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये इसमें देखिए ये करंट है I2, ये अगर विजिबल नहीं होगा तो ये I2 है और ये करंट है I1, इसका हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस करंट के सोर्स के क्रॉस जो वोल्टेज है ये V है, तो इसका मतलब इसके क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, V होगा। अगर मैं इसको ग्राउंड मानूं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ग्राउंड है तो यहाँ का भी पॉइंट क्या होगा, ग्राउंड होगा। ये अल्फा भी है तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अल्फा V हो जाएगा, अल्फा V हो जाएगा। ओके, तो इससे अगर देखें तो यहाँ से अल्फा V है तो ये I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये देखिए तो ये भी ग्राउंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए I2 की वैल्यू, ये I2 कितना हो जाएगा, अल्फा V, और ये यहाँ का वोल्टेज 0 तो माइनस 0 बाई आर। तो I2 बराबर क्या आ गया, अल्फा V बाई आर आ गया। तो इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे, क्योंकि हमको I2 बाई I1 का रेशियो चाहिए, I2 बाई I1 का रेशियो चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं KCL लिखूं, ठीक है, यहाँ पे एक करंट ऐसे जा रही है, ऐसे करंट जा रही है, मैं मान लेता हूँ। तो यहाँ से I1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये V बाई आर होगा। इसमें जो करंट फ्लो होगी ये वाली जो करंट होगी, इसका वो इसके क्रॉस वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या, स्मॉल v डिवाइडेड बाई आर। और यहाँ पे देखिए तो v माइनस अल्फा v डिवाइडेड बाई आर प्लस v माइनस अल्फा v डिवाइडेड बाई आर होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए तो v प्लस v कितना हो जाएगा, 2v माइनस अल्फा v बाई आर, दोनों में v कॉमन है तो यहाँ से 2 माइनस अल्फा बाई आर हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। I1 की वैल्यू, और हमको बताना है I2 बाई I1, तो रेशियो ले लेते हैं I2 बाई I1। तो I2 की वैल्यू यहाँ से देखिए तो अल्फा V बाई आर है, अल्फा V बाई आर और डिवाइडेड बाई V 2 माइनस अल्फा बाई आर। तो यहाँ से R से ये R कैंसिल हो जाएगा और ये V से V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा इसका आंसर होगा। तो करंट गेन जो शॉर्ट सर्किट करंट गेन होगा वो अल्फा
डिवाइडेड बाई 2 माइनस अल्फा, तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हाउ मेनी 6 माइक्रोफैरड 200 वोल्ट कैपेसिटर आर नीडेड टू मेक ए कैपेसिटर ऑफ 18 माइक्रोफैरड हैविंग वोल्टेज ऑफ 600 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 माइक्रोफैरड एक कैपेसिटर है जिसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है। ऐसे कितने कैपेसिटर की हमको नीड होगी सो दैट हम 18 माइक्रोफैरड हैविंग द वोल्टेज ऑफ 600 वोल्ट का हम कैपेसिटर बना सकें। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, तो पहले में क्या दिया है कि एक कैपेसिटर है, सपोज करिए कि इस कैपेसिटर सी की वैल्यू है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 6 माइक्रोफैरड, और इस कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज दिया है क्वेश्चन में तो 200 वोल्ट दिया है, मतलब ये इसकी एक तरह से रेटिंग हो सकती है। ठीक है, तो हमको बताना है कि ऐसे कितने कैपेसिटर लगेंगे सो दैट हम बना सके 18 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, और उसके क्रॉस जो वोल्टेज होना चाहिए वो 600 वोल्ट होना चाहिए। तो इससे तो एक कॉमन आइडिया ये आ रहा है कि अगर हम ऐसे ऐसे तीन कैपेसिटर को सीरीज में ऐड कर दें तो हमको 600 वोल्ट मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि ये एक कैपेसिटर हो गया, ठीक है। अब ये नहीं पता है कि वो कौन सा कैपेसिटर होगा, मैं इसको सी डैश मान ले रहा हूँ, ये भी सी डैश मान ले रहा हूँ, और ये भी सी डैश मान ले रहा हूँ। तो ईच के क्रॉस वोल्टेज तो ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज तो चेंज होने वाली नहीं है। इसके पैरेलल में हम कितना भी कैपेसिटर लगा ले वो तो चेंज होगा नहीं, ये 200 वोल्ट और ये भी 200 वोल्ट। तो इस टर्मिनल के क्रॉस जो टोटल वोल्टेज आ जाएगा कितना आ जाएगा, 600 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस टर्मिनल के क्रॉस 600 वोल्ट आ जाएगा, और ये मैं मान रहा हूँ कि इसके क्रॉस जो कैपेसिटेंस है ये सी इक्वलेंट है, सी इक्वलेंट। तो यहाँ से अगर हम सी इक्वलेंट निकालें तो सी इक्वलेंट बराबर कितना आ जाएगा, 1/1/c डैश प्लस 1/c डैश प्लस 1/c डैश। तो यहाँ से सी इक्वलेंट बराबर क्या आ जाएगा, c डैश/3। ठीक है, और इस क्वेश्चन में दिया है कि जो ये सी इक्वलेंट है ये कितना है, 18 माइक्रोफैरड है। तो इस सी इक्वलेंट की वैल्यू कितनी है, 18 माइक्रोफैरड, यही तो हमें बनाना है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 18 माइक्रोफैरड बराबर c डैश/3। तो यहाँ से सी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 18 इंटू 3 54 माइक्रोफैरड। इसका मतलब एक एक ये जो कैपेसिटर होंगे 54 माइक्रोफैरड, ये भी कितना होगा 54 माइक्रोफैरड, और ये भी कितने का होगा 54 माइक्रोफैरड। बट अब ये 54 माइक्रोफैरड बनाने के लिए कितने कैपेसिटर लगे होंगे यहाँ पे जो सी डैश है 54 माइक्रोफैरड बनाने के लिए 6 माइक्रोफैरड के कितने कैपेसिटर लगेंगे इसको बनाने के लिए। तो अगर हम 9 कैपेसिटर, 6 9 54, 6 9 जा 54, इसका मतलब अगर हम 9 कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दें यहाँ पे, इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे जो सी डैश है, ये जो सी डैश है इसका इक्विवेलेंट बनाएं तो यहाँ पे हमको 9 कैपेसिटर सी वाले, ये 6 माइक्रोफैरड के ऐसे 9 कैपेसिटर, ऐसे 9 कैपेसिटर, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 तक 9 कैपेसिटर ऐड करने होंगे। फिर इसके पैरेलल में ऐसे ही 9 कैपेसिटर ऐड करने होंगे, सॉरी, फिर इनके पैरेलल में हमको ऐसे ही ये 1 2 9 कैपेसिटर, फिर इसके पैरेलल में ऐसे ही 1 2 9 कैपेसिटर ऐड करने होंगे। तो ये टोटल यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड के 9 कैपेसिटर, यहाँ पे भी 6 माइक्रोफैरड के 9 कैपेसिटर, और यहाँ पे भी 6 माइक्रोफैरड के 9 कैपेसिटर्स। क्योंकि यहाँ पे 6 6 9 बार आप ऐड करोगे तभी तो 54 आएगा, जो कि सी डैश का इक्विवेलेंट होगा। तो 9 + 9 + 9 कितने हो गए, 9 इंटू 3 27 कैपेसिटर की हमें नीड होगी इन ऑर्डर टू मेक ए कैपेसिटर ऑफ 18 माइक्रोफैरड। तो उस हिसाब से देखें तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट इफ V1 बराबर 5 वोल्ट एंड V2 बराबर 3 वोल्ट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो यहाँ का पोटेंशियल है ये 5 वोल्ट है और ये V2 बराबर 3 वोल्ट है, ठीक है, ये पॉइंट का वोल्टेज।
देन व्हाट इज द इनपुट, इनपुट ये इनपुट है, इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द सीआरओ, इस सीआरओ का इनपुट इम्पिडेंस कितना होगा ये हमको बताना है। तो इसका मतलब अगर हम सीआरओ के अक्रॉस वोल्टेज में कर रहा हूँ, ये वी है, तो इसमें इनपुट में करंट आई है, तो जेड इन बराबर क्या आ जाएगा, वी बाई आई, यही तो हमको फाइंड आउट करना है। अगर वी और आई की वैल्यू आ गई तो सीआरओ का इनपुट इम्पिडेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये V1 वोल्टेज 5 वोल्ट कहने का मतलब क्या है, ये 5 वोल्ट किसके रिस्पेक्ट में है, ये 5 वोल्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है ये 5 वोल्ट है। ये 3 वोल्ट किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ से यहाँ तक V2 का वोल्टेज 3 वोल्ट है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो V2 और ये V के पैरेलल में, तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ गई, ये V और ये 3 एक दूसरे के पैरेलल में है ना, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 3 वोल्ट आ गया। ठीक है, V की वैल्यू तो 3 वोल्ट आ गई। और देखिए ये I करंट है, तो ये सीरीज में है, तो सेम I इधर फ्लो होगा और सेम I ऐसे फ्लो होगा। तो यहाँ से I बराबर V1 माइनस V2 बाई 1 मेगा ओम, तो I बराबर कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2 बाई 1 मेगा ओम, तो 1 इंटू 10 की पावर 6 एम्पियर हो गया। यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 है, और V2 की वैल्यू 3 है, बाई 1 और 10 की पावर -6 ले रहे हैं इसको ऊपर, तो I बराबर 2 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर आ गया। तो यहाँ से इसकी भी वैल्यू आ गई, V की भी वैल्यू आ गई, I की भी वैल्यू आ गई, तो जेड इन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V बाई आई, तो 3/2 इंटू 10 की पावर -6, तो यहाँ से 1.5 इंटू 10 की पावर 6 ओम आया। और ऑप्शन आपका मेगा ओम में दिया है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 1.5 10 की पावर 6 का मतलब मेगा ओम। तो जेड इन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.5 मेगा ओम आ रही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एफ टी ये जो है वो इनपुट वोल्टेज है, और ये जो वाई टी है ये आपका आउटपुट वोल्टेज है। कंसिडर द सर्किट शोन इन फिगर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट। रिस्पॉन्स की बात कर रहा है, रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, वाई टी बाई एक्स टी का नेचर क्या होगा ये हमको बताना है, कि ये साइनोसॉइडल होगा, ग्रोइंग साइनोसॉइडल होगा, जीरो होगा, डिक्रीइंग साइनोसॉइडल होगा, किस तरह का रिस्पॉन्स होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो बेटर है कि हम इसका लाप्लास ले लें, तो जब ये कैपेसिटर है तो इसका लाप्लास डोमेन में करेंगे तो ये 1/s/c होगा, और इसका लाप्लास लेंगे तो ये ls होगा, L/s, और ये yt का लाप्लास क्या हो जाएगा, ys हो जाएगा, और xt का लाप्लास क्या हो जाएगा, xs हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, ys बराबर ये हो जाएगा 1/s/c डिवाइडेड बाई 1/s/c प्लस SL इंटू XS। ठीक है, तो हमको रिस्पॉन्स निकालना है, दैट इज ys बाई XS। तो यहाँ से देखिए 1/s/c डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसमें एलसीएम लेंगे तो ये s² LC हो जाएगा, डिवाइडेड बाई s/c। तो यहाँ से s/c से s/c कट गया, तो यहाँ से आपका 1 बाई, यहाँ से LC कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा s² प्लस 1/LC। ठीक है, तो यहाँ से ys बाई एक्सेस बराबर कितना आ गया, 1/LC डिवाइडेड बाई s²। इसको हम लिख सकते हैं 1/√/LC का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जो साइन ओमेगा नॉट टी का जो लाप्लास होता है वो होता है ओमेगा नॉट अपॉन s² प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो इसका मतलब ऊपर यहाँ पे अगर मैं ऊपर नीचे 1/√LC का गुणा कर दूं, यहाँ पे 1/√LC इंटू √LC, तो ये जो टर्म है ये वाला, अब ये ओमेगा हो गया और ये भी ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो गया, तो ये जो टर्म्स होंगे ये साइन साइन ओमेगा टी को बताएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, √LC बाई LC साइन 1/√LC इंटू टी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर ऊपर नीचे जब आप गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√LC, और ये साइन 1/√LC को मैं ओमेगा लिख दे रहा हूँ इंटू टी। तो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए, तो
यहाँ पे मैंने इनवर्स लाप्लास लिया, दैट इज वाई टी बाई एक्स टी की वैल्यू जो आ रही है आपकी 1/√LC साइन ओमेगा टी आ रही है, जिसका एम्पलीट्यूड है 1/LC। मतलब ये जो सिग्नल होगा प्योर साइनोसॉइडल सिग्नल होगा, जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 1/√LC होगा। तो ये एक साइनोसॉइडल होगा विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये टोटल मैंने इसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, और मैंने इसमें काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि आपको समझने में काफ़ी, क्वेश्चन को करने में काफ़ी मज़ा आएगा, और इससे काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।